नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। जो मोदी से डरते हैं वो दिन रात मोदी मोदी ही करते हैं। सोचिए, इस्तीफा एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर का लंदन में हुआ, खबर नई दिल्ली में बना दी गई। क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है आपको? ठीक से जरा क्रोनोलॉजी समझिए। दुनिया में कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति, किसी भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा देता है, किसी भी देश की सरकार जाती है तो दिल्ली में खबर फैल जाती है या कहे फैला दी जाती है। मोदी के कुछ विरोधी चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। इनका बस चले तो ये आज ही प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा ले लें। यह मोदी विरोधी मोर्चे का लंदन ड्रीम्स है। ब्रिटेन में 3 पीएम बदल चुके हैं और हर बार मोदी के विरोधी वहां इस्तीफा होते ही यहां मोदी के इस्तीफे की डिमांड करने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि क्या ऐसा भारत में हो सकता है? क्या मोदी से इस तरह इस्तीफा लिया जा सकता है? क्या कुछ ऐसा मोदी पर चिपकाया जा सकता है कि वो खुद ही कुर्सी छोड़ दें? अब आपको इसी बड़ी पॉलिटिकल खबर की इनसाइड स्टोरी समझाते हैं। सामने नरेंद्र मोदी हैं और कितने डरे हुए विरोधी हैं। 2024 से पहले 2023 में मोदी के दुश्मनों का नया लतीफा। मोदी 2 इस्तीफा, मोदी 2 इस्तीफा, मोदी 2 इस्तीफा। 1 2 3 4 5 6 आप गिनते रह जाएंगे। मोदी इस्तीफा दो, अभी इस्तीफा दो। मोदी कुर्सी छोड़ो, कल नहीं आज छोड़ो। राहुल को पीएम बनाओ, मोदी को भगाओ, देश बचाओ। हर घंटे यही चिल्लाओ। मोदी नहीं कुर्सी के हकदार, किसी और को बनाओ देश का सरदार। यही है मोदी विरोधियों का 24 से पहले वाला हथियार। 23 जून को मोदी के सारे दुश्मनों की 24 वाली मीटिंग, लेकिन प्रधानमंत्री को 23 में ही कुर्सी से हटाने की स्क्रिप्ट रेडी हो गई। 24 जून के बाद मोदी देश के पीएम ना रहे, विरोधी इसीलिए अभी से काम पर लग गए हैं। इस वक्त मोदी हटाओ मोर्चा की टाइमलाइन पर 2 ही चीज हैं। नंबर 1, राहुल हीरो, मोदी जीरो। मोदी देखते रह जाएंगे, राहुल ही देश चलाएंगे। और नंबर 2, मोदी इस्तीफा कब दोगे? मोदी कुर्सी कब छोड़ोगे? एंटी मोदी मोर्चा अभी से या तो जून कर रहा है या मोदी की विदाई के दिन गिन रहा है। हर घंटे, हर मिनट यही 2 चीज रिपीट कर रहा है। मोदी के खिलाफ झूठा वाला नैरेटिव फिट कर रहा है। झूठा प्रधानमंत्री मोदी जी ही नजर आते हैं। बड़े बड़े झूठ हैं, बड़े बड़े झूठ बोले हैं मोदी जी ने। झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री किसका आता है? 100% लोग आपको मोदी जी का नाम देंगे। इंडिया में हैशटैग बोरिस जॉनसन यूं ही नहीं ट्रेंड कर रहा। बोरिस जॉनसन का पैकअप हो गया। अगला नंबर नरेंद्र मोदी का। मोदी विरोधी इकोसिस्टम जानबूझकर इस एजेंडे को पुश कर रहा है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप बोरिस जॉनसन का नाम फिट करके मोदी यूं ही नहीं कर रही। इसकी एक वजह है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया। उनके ऊपर लॉकडाउन के वक्त पीएम हाउस में पार्टियों के आयोजन का आरोप लगा था। पार्टीगेट मामले में जॉनसन ने ब्रिटेन में झूठ बोला, इसलिए उनकी संसद सदस्यता गई। और इंडिया में बैठे मोदी हेटर्स ने तुरंत अपना प्लान M यानी प्लान मोदी एक्टिवेट कर दिया। फॉर्मर ब्रिटिश पीएम की संसद सदस्यता से इस्तीफे को मोदी से जोड़ दिया और मोदी इस्तीफा दो, मोदी रिजाइन करो का ट्रेंड शुरू कर दिया। पलक झपकते ही कांग्रेस की पूरी ट्रोल आर्मी को काम पर लगाया गया। सोशल मीडिया को हथियार बनाया गया। बोरिस गया, मोदी कब जाएगा? बोरिस ने झूठ बोला, मोदी भी झूठ बोलते हैं। इस तरह के पोस्टर्स मोबाइल डिलीवर होने लगे और बड़ी चालाकी से ऐसे पोस्टर्स की आखिरी लाइन में मोदी वाला टेक्स्ट डाल दिया गया। ऐसा लग रहा है कि मोदी के सारे दुश्मन इस वक्त यही नोट कर रहे हैं कि दुनिया के किस हिस्से में
कौन इस्तीफा दे रहा है ताकि एन कैन प्रकारेण उसे मोदी से जोड़ा जाए। याद कीजिए, जब ब्रिटेन की ही एक और पीएम लिज ट्रस ने पीएम पद से इस्तीफा दिया था तो ये वही कांग्रेस थी जिसने लिज ट्रस की फोटो चिपकाकर मोदी से इस्तीफा मांगा था और तब मोदी की अंतरात्मा को क्वेश्चन किया गया था। लिज ट्रस ने 45 दिन में इस्तीफा दिया, मोदी ने 8 साल में क्यों नहीं दिया, यह तक पूछा गया था। दुनिया में कहीं कोई इस्तीफा हो, मोदी के दुश्मन उसे सीधे प्रधानमंत्री से जोड़ देते हैं, मोदी को झूठा डिक्लेयर करने पर आमादा हो जाते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि एक जैसे शब्द, एक जैसी स्क्रिप्ट हर किसी की टाइमलाइन पर सेम टू सेम दिखती है। मोदी इस्तीफा दो वाला ट्विटर स्टॉर्म लाने के लिए सबको मानो एक ही मैसेज भेजा जाता है, वो बस कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। इमरान गए तो उसे भी मोदी से जोड़ा गया, श्रीलंका में हालात बिगड़े तो भी मोदी हटाओ देश बचाओ जैसा ट्विस्ट दिया गया और अब इसी पैटर्न को एक बार फिर इंप्लीमेंट किया गया है। मकसद ही यही है, 24 तक इंतजार मत करो, मोदी को 23 में ही कुर्सी से हटा दो, 24 से पहले ही मोदी से इस्तीफा ले लो, कुछ ऐसा कर दो कि पीएम की कुर्सी क्या मोदी पॉलिटिक्स ही छोड़ दे। राजनीति में मोदी जी ने कौन सी लंबी लकीर खींची है? अगर मैं आपसे बिना किसी का नाम लिए कहूं झूठा प्रधानमंत्री, आपकी आंख में किसका नाम आता है? आपके मस्तिष्क में किसका चेहरा आता है? आपके सामने किसका चेहरा दौड़ जाता है? मुझे तो नहीं लगता आपको किसी और प्रधानमंत्री का चेहरा सामने। मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा झूठा प्रधानमंत्री। आपको मोदी जी ही नजर आते हैं क्योंकि मोदी जी ने बिना पलक झपकाए झूठ बोलने के वो कीर्तिमान इस देश में स्थापित कर दिए हैं जिसके चलते उनकी पूरी मंडली भी झूठ बोलती है। लेकिन लगता है कि दुनिया में अभी भी झूठ बोलने को पाप माना जाता है और एक व्यक्ति जो पूर्व प्रधानमंत्री था अपनी सदस्यता से छोड़ देता है संसद में। सदन को गांधी का एक झूठ आप मुझे बता दीजिए। राहुल गांधी ने इतनी बातें कही हैं, एक झूठ आप बता दीजिए, एक झूठ बताइए मुझे आप। बड़े बड़े झूठ बोले हैं मोदी जी ने, अब मैं कहां शर्मिंदा करूं अपने देश के प्रधानमंत्री को। मोदी पर टारगेटेड अटैक का यह कोई पहला, दूसरा या तीसरा मौका नहीं है। याद कीजिए, यह वही कांग्रेस थी जो कोरोना काल में न्यूजीलैंड की पूर्व पीएम जेसिंडा अर्डन की वाहवाही और मोदी के खिलाफ झूठी कहानी बना रही थी। और जब वही जेसिंडा अर्डन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई, इस्तीफा दे दिया, तो इसी कांग्रेस के जयराम रमेश ने यह लिखकर मोदी को ताना मारा था कि भारत की पॉलिटिक्स में ऐसे नेताओं की जरूरत है। और अब मोदी के वही दुश्मन बोरिस जॉनसन यानी बोजो में मोदी का इस्तीफा खोजो वाला खेल खेलने लगे हैं। लोकसभा में 49 सीट वाली कांग्रेस भी मोदी का इस्तीफा मांग रही है, जिसके पास 16 सांसद हैं, जिसके पास एक सांसद है और जिसके पास एक भी सांसद नहीं है, वो भी मोदी से इस्तीफा मांगने लगे हैं। सवाल है कि 301 सीट वाले मोदी भला इस्तीफा क्यों दे? विरोधियों के अटैक का काउंटर अटैक अब बीजेपी ने भी शुरू कर दिया है। जो कहना था कह दिया है। कांग्रेस अपने हैंडल से राहुल के साथ चलो सब कुछ ठीक करो वाला नैरेटिव परोस रही है। 24 घंटे से मोदी के खिलाफ फिजूल की बातें लिख रही है। जवाब में बीजेपी कह रही है कि मोदी पर हमले का यह पूरा किस्सा ही कुर्सी का है। मोदी की पार्टी ये तक आरोप लगा रही है कि राहुल मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेच रहे हैं और बोझों के बहाने मोदी का इस्तीफा खोजने वाली कांग्रेस पार्टी दरअसल कुछ और नहीं, राहुल का झूठ छुपा रही है। प्रधानमंत्री जी अनलाइक अदर पॉलिटिकल लीडर्स, खास करके जो विरोधी दलों में हैं, वो अपने जो शब्द हैं जब आप देखते हैं व्हेन ही स्पीकिंग, दैट इज व्हाट आई से, नेता, नीति और नियत, बड़े नाप तोल के वर्ड्स यूज करते हैं। हम इनकी जो डीरेलिंग टैक्टिक्स हैं, डीरेलिंग टैक्टिक्स में किसी लेवल में सोशल एरिया में ले लो, भाई साहब बाहर जाते हैं तो सडनली उनको हमारी माइनॉरिटीज की स्थिति याद आ जाती है। तो फिर मैंने किसी ऐसे ही इंटरेक्शन में कहा, मैंने कहा भाई साहब 13 साल के थे जब नेली में असम में मैसेकर हुआ और 2000 हमारे भाई बंधु एक माइनॉरिटी कम्युनिटी में उनकी हत्या होगी। भाई साहब 14 साल के थे और 1984 में 3000 हमारे सिख भाइयों के साथ उनकी हत्या होगी। तो एक क्रेडिबिलिटी की जो बात है, मैं बताता हूं, बहुत जरूरी इसलिए है कि आप स्टेटमेंट दे देते हो
और फिर जैसे रफाल पे दे दिया, कुछ इधर उधर दे दिया, फिर झूठ पकड़ा जाता है, फिर आप माफी मांगने पहुंच जाते हो। दरअसल ये सब 24 से पहले की परसेप्शन वाली लड़ाई का हिस्सा है, जिसमें पहले दिन कांग्रेस हमलावर होती है और दूसरे दिन बीजेपी दाना पानी लेकर कांग्रेस के इकोसिस्टम पर टूट पड़ती है। राहुल फोन टैपिंग पर क्या झूठ बोलते हैं, लोकतंत्र खतरे में है पर कौन सी झूठी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी पूरा कार्टून जारी करके बताती है। इसी के बाद कांग्रेस तिलमिला उठती है। राहुल के तेवर में पहला काउंटर नैरेटिव ट्विटर पर दिखता है और फिर मोदी के मंत्रियों को मोदी को गाली देने वाला टेप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन कर दिया जाता है। ऐसा करते हुए कांग्रेस के नेता भाषा का स्तर भी नीचे गिरा देते हैं। सरकार के कुछ मंत्री हैं, उसमें से एक हरदीप पुरी भी हैं। प्रवक्ता तो हैं ही, सांसद तो हैं ही, बड़े बड़े मंत्री। उनका अपने कोई उपयोगिता तो देखिए है नहीं सरकार में। सरकार 1.5 लोग चला रहे हैं, पार्टी भी 1.5 लोग चलाते हैं, तो इनकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। ये बेचारे क्या करेंगे? ये इंतजार करते हैं कि कब राहुल जी कुछ कहें, कोई वक्तव्य दें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, कोई विदेश का दौरा आ जाए, हमारी थोड़ी उपयोगिता बनी रहे, हमारे पास लोग आए हमसे सवाल। और लोगों का भी काम है जा जाके उनसे पूछना, राहुल जी ने ये कह दिया बताइए, राहुल जी, उनका काम ही है, उनकी उपयोगिता ये है। और इसीलिए मैं उनको 2 रुपल्ली का ट्रोल कहती हूँ। आपको चिंता सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की है। अब मुझसे यहाँ क्या कहलवाएंगे? एक मित्र जो मंत्रिमंडल पे भारी है, उसी की चिंता में सारी सरकार मस्त है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल को डिफेंड करने के लिए पॉलिटिकल डूज एंड डोंट्स की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। वो मोदी का इस्तीफा तो मांग रहे हैं, धड़ाधड़ ट्वीट्स भी कर रहे हैं, लेकिन मोदी रिजाइन करो का नारा बुलंद करने वाला इकोसिस्टम उन सवालों का जवाब नहीं दे रहा जो राहुल के अमेरिका विजिट के बाद उठा है। राहुल ने अमेरिका में स्पीच के दौरान मोदी को टारगेट करने के लिए सेंगोल पर विवादित टिप्पणी की, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई। नई संसद के उद्घाटन को राहुल ने बीजेपी पर हमले के लिए पॉलिटिकल टूल बनाया, कांग्रेस को गांधी के विचारों से प्रेरित बताया, बीजेपी और आरएसएस को गोडसेवादी बताया। इस वक्त भी कांग्रेस की पूरी टीम गांधी वर्सेस गोडसे ही कर रही है, करके हर घंटे नए नए एजेंडे को पुश कर रही है। मुझे लगता है कि मेरे नेता ने, चाहे वो देश में ये बात कही हो, चाहे विदेश में ये बात कही हो, उन्होंने पूरी तरह से इस बात को स्थापित कर दिया है कि आज के दौर में लड़ाई गांधी बनाम गोडसे है। सारी लड़ाई इस देश में, सारी लड़ाई आज के वक्त में गांधी बनाम गोडसे की है। गांधी सत्य, प्रेम, अहिंसा, मोहब्बत के अनुयायी हैं और गोडसे के जो उपासक हैं वो नफरत के साथ खड़े हैं। इनमें से 4 लोगों से कहिए हाथ उठाकर नारा लगाएं गोडसे मुर्दाबाद, लगा नहीं पाएंगे। ये इनकी नैतिकता है। मगर मोदी को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही कांग्रेस ये नहीं बता रही कि राहुल ने अमेरिका में अपनी स्पीच के दौरान केरल की मुस्लिम लीग को सबसे सेक्युलर पार्टी का सर्टिफिकेट क्यों बांटा। दरअसल राहुल 24 की पूरी लड़ाई को गोडसे बनाम गांधी की विचारधारा पर बेस्ड रखना चाहते हैं, भारत को बदनाम कर चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी 10 વર્ષમાં હજી શીખવાની જગ્યાએ ભારત વિરોધી વાત કરતા બાજ નથી આવતી। હમણાં રાહુલ બાબા વિદેશમાં વેકેશન કરવા ગયા છે, ગરમી વધારે છે એટલે વિદેશ ગયા છે અને વિદેશમાં જઈ ભારતની નિંદા કરવાનું કામ કરે છે। હું રાહુલ ગાંધીને એ જ કહેવા માંગુ છું કે તમારા પૂર્વજો જોડેથી શીખજો। કોઈ પણ દેશભક્ત વ્યક્તિ દેશના રાજકારણની ચર્ચા દેશની ભૂમિ પર કરે, વિદેશમાં જઈ દેશના રાજકારણની અંદર ચર્ચા કરી દેશની નિંદા કરવાનું કામ કોઈ પણ પાર્ટીના નેતાને સોંપતું નથી। અને રાહુલ બાબા યાદ રાખજો, દેશની ધનતા અને ધ્યાનથી જોઈ રહી છે, ધ્યાનથી સાંભળી રહી છે। નવું પાર્લામેન્ટનું ભવન બનાવ્યું, વિરોધ કરવાનો, એની અંદર સેંગોલ રખવાની પ્રક્રિયા કરી, વિરોધ કરવાનો। અરે ભાઈ, આ સેંગોલ તો જવાહરલાલ નહેરુએ પ્રસ્થાપિત કરવાનો હતો, આજે એમને ના કર્યો, નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ કરી રહ્યા છે। પણ તમે શું વિરોધ કરો છો? મોદી સાહેબને પાર્લામેન્ટમાં બોલવા નથી દેતા,
વિરોધની રાજનીતિ કરે અને એની સામે નરેન્દ્રભાઈએ વિકાસની રાજનીતિનો નવો સૂત્રપાત કર્યો છે। सवाल यह है कि क्या सिर्फ मोदी के इस्तीफे की मांग कर देने से अमेरिका में राहुल के स्टैंड को डिफेंड किया जा सकता है और क्या इससे मोदी को कोई नुकसान होगा? जवाब आरबीआई के एक सर्वे में है जिसमें क्लियर कट लिखा है कि अगर उपभोक्ताओं का आत्मविश्वास 24 में राजनीतिक दिशा सूचक है तो 24 में किसका बेड़ा पार होगा? इसे दो पैमानों पर डिकोड किया गया है। नंबर 1 करंट सिचुएशन इंडेक्स और नंबर 2 फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स। 2013 में दोनों सूचकांक एक दूसरे के साथ चलते रहे। उस साल सितंबर में करंट सिचुएशन इंडेक्स 88 था और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स 90.5 था। दिसंबर 2013 से दोनों सूचकांक अलग अलग दिशा में मुड़ने लगे। करंट सिचुएशन इंडेक्स 90.7 हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स 100.7 पर पहुंच गया, यानी दोनों के बीच 10 अंकों का अंतर आ गया। 2014 के मार्च और जून तक जब सत्ता परिवर्तन चल रहा था तब दोनों सूचकांकों के बीच अंतर 15 और फिर 22.5 अंकों का हो गया। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का करंट इंडेक्स मई 2023 में 88.5 हो गया और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स 116.3 पर पहुंच गया। वर्तमान में माना जा सकता है कि उपभोक्ता के मिजाज का स्तर सामान्य से नीचे है, लेकिन इस उम्मीद का स्तर ऊंचा बना हुआ है कि अगले साल स्थिति सुधर जाएगी। 2019 में उपभोक्ताओं के मिजाज में आए उछाल से बीजेपी को जीत मिली, इसलिए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर करंट सिचुएशन इंडेक्स और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया तो मुमकिन है कि 19 की तरह 24 में भी मोदी को फायदा हो जाए। आज देश भर में मोदी जी जहां जाते हैं वहां मोदी 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 के नारे लगते हैं। और मित्रों, मैं आपको बताता हूं, ये मोदी मोदी के नारे युवाओं नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है। ये मोदी मोदी के नारे मेरी नांदेड़ और महाराष्ट्र की जनता का सम्मान है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री। एक और मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और दूसरी ओर कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करने का काम करते। अरे राहुल बाबा विदेश में जाकर देश की राजनीति की बात, विरोध की बात नहीं करते। ये सालों से परिपाटी है। आपको मालूम न हो तो तनिक सीनियर कांग्रेसियों को पूछ ली। और राहुल बाबा यहां नहीं बोलते, विदेश जाकर बोलते हैं, क्योंकि देश में उनको सुनने वाले बहुत कम बच गए हैं, इसलिए वो विदेश जाकर। और राहुल बाबा, शरद पवार, सभी लोग विरोध कर रहे थे, कहते थे आसाम में, कश्मीर में खून की नदियां बह रही। राहुल बाबा, खून की नदी छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई है कंकर चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये राहुल बाबा, मैं भाजपा का अध्यक्ष था, मुझे ताने लगाते थे कि भाजपा वाले कहते हैं मंदिर बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताते हैं। मैं आज नांदेड़ वालों को बताना चाहता हूं, नांदेड़ वालों, 2024 में वही अयोध्या की वही भूमि पर भव्य गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार हो। 24 वाला ये सारा कैलकुलेशन मोदी विरोधी खेमे को भी पता है, इसीलिए 23 जून की तारीख तय की गई है और मोदी विरोधी गुट के सारे खिलाड़ियों को एक साथ जोड़ने का प्लान एक्टिवेट हो गया है। मैं क्या उम्मीद रख सकता हूं? मेरा तो इतना ही कहना है कि वक्त आ गया है कि सारे जो विपक्षी दल हैं वो इकट्ठा होकर एक नीति के साथ, एक सोच के साथ 2024 में खड़े उतरें और इस सरकार की मुखालफत करें और प्रयास करें कि 2024 में इस सरकार को गिराया जाए। देखिए, और कोई भी मीटिंग करने का सबको अधिकार है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर लोकसभा चुनाव के पूर्व
इस प्रकार की बैठकें होती हैं, सम्मेलन होता है, रैली होती है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। विपक्षी एकता आज तक 2 अवसरों को छोड़कर 1977 और 1989, उन 2 अवसरों को छोड़कर कभी भी विपक्ष एक नहीं हो पाया। और अभी मुद्दा क्या है? नरेंद्र मोदी हटाओ, भाजपा भगाओ। तो जनता क्यों भाजपा को भगाना चाहेगी? जो प्रधानमंत्री जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है, उसको क्यों हटाना चाहेंगे लोग? इसलिए भाषण देते रहें, बोलते रहें, सम्मेलन करते रहें, लेकिन 2024 के परिणाम पर उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन जो इकोसिस्टम पटना में मोदी के खिलाफ बंद कमरे में बैठकें करने वाला है, वो तो फिलहाल आपस में ही सिर फुटौल कर रहा है। दीदी के राज में विपक्षी पार्टियां आपस में उठापटक कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही हिंसा का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस टीएमसी पर आरोप लगा रही है, टीएमसी कांग्रेस को घेर रही है। हमारे थे वो आशंका सही साबित हो रहे हैं। सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, सारे बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी अपने पुलिस बल पर अपने गुंडेगर्दी करते हुए ये चुनाव को, जिसमें आम लोगों के भाग लेना अधिकार है, ये अधिकार आम लोगों को नहीं देना चाहते और इसी के चलते सारे बंगाल में इस तरीके की माहौल पैदा किया जा रहे हैं, जहां भय, भेद, आतंक और अत्याचार, हिंसा और तनाव की स्थिति तय हो चुके हैं। सरकार की चापलूसी करना उनका फर्ज बनते हैं। वो उनके कोई दम नहीं है, कोई क्षमता नहीं दिया गया है। दहशतगर्द ये चलते रहेंगे। ये दहशतगर्द की घटना सिर्फ झारखंड में हुई नहीं, सारे मुर्शिदाबाद और सारे बंगाल में होने जा रहे हैं, हो रहे हैं। ये सोची समझी तरीके से, ये सुनियोजित तरीके से ये हमारे ऊपर हमलावर करते हुए हमारे पार्टी को और साथ साथ विपक्ष लोगों को डराने का कोशिश किए जा रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से। अब आप खुद सोचिए, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ये वो बड़े नाम हैं जो मोदी से हेड ऑन भिड़ने चले थे। दोनों पार्टियां साथ आने की बात कह रही थी, लेकिन करंट सिचुएशन ये है कि ये इकोसिस्टम या तो सोशल मीडिया पर मोदी का इस्तीफा मांग रहा है या ग्राउंड जीरो पर आपस में ही लड़ रहा है। आज होम मिनिस्टर गुजरात से महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1000 रुपए मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में डायरेक्ट भेजे। उससे भी बड़ी खबर यह है कि आरएसएस के मुखपत्र में छपा कि हर चुनाव हिंदू के दम पर नहीं जीता जा सकता, हिंदुत्व से आगे बढ़कर सोचना होगा। तो सवाल यही है कि क्या हिंदू मत बदल रहा है, हिंदू मन बदल रहा है? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र से क्या रिपोर्ट आई है? हिंदुत्व के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह उद्धव ठाकरे से उन्होंने सीधे सवाल पूछ लिया। देश में 100 वोट में 80 वोट हिंदुओं का है। 24 की पूरी लड़ाई इसी वोट पर टिकी है। बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर खेल रही है। कांग्रेस भी बीजेपी की पिच पर ही आकर बैटिंग करने की रणनीति बना रही है। कैसे, ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ राज्यों में वोटों का समीकरण समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में 100 वोट में 80 वोट हिंदुओं का है, बिहार में 100 वोट में 83 वोट हिंदुओं का है, महाराष्ट्र में 100 वोट में 88 वोट हिंदुओं का है, मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा और भी बढ़ जाता है, यहां 100 वोट में 93 वोट हिंदुओं का है। 100 वोट में 93 वोट हिंदुओं के। मध्य प्रदेश 24 से पहले हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना है। मध्य प्रदेश में मानो भक्तिकाल चल रहा है। ये भोपाल की नरेला विधानसभा क्षेत्र है। विश्वास सारंग यहां से विधायक है। शिवराज सरकार में विश्वास सारंग मंत्री हैं। विश्वास सारंग के विधानसभा क्षेत्र में शिव महापुराण कथा हो रही है। ये कथा 10 जून से लेकर 14 जून तक चलेगी, मतलब 5 दिन। इसके आयोजक मंत्री विश्वास सारंग। बताया जा रहा है कि यहां भोपाल और उसके आसपास के करीब 5 जिलों के लोग पहुंचे हैं। दावा किया जा रहा है कि कुल 5 दिनों में 5 लाख लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
दावा किया जा रहा है कि आज ही करीब 1.5 लाख लोग कथा सुनने पहुंचे थे। जो लोग कथा सुनने पहुंचे हैं वो भक्त भी हैं, हिंदू धर्म में आस्था भी रखते हैं और वोटर्स भी हैं। सियासी दलों को इन्हीं वोटर्स की तलाश है। आलू सुबह से जुटे हैं और श्रद्धा उनकी कैसी है हम बात खुद उन्हीं से कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? जबलपुर से। जबलपुर से जी। कब से हो यहाँ पे? यहाँ कल शाम से हैं हम। शाम से ही आ गए थे? परसों सुबह ही आ गए थे, लेकिन कल शाम से हैं। कल तो गए थे। अच्छा, एक दिन पहले से आ गए जी। क्या है ऐसा पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने से क्या होगा? हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं और हमें उन पर बहुत विश्वास है। क्या मनोकामना? हमारी मनोकामना, मेरे भाई की शादी सेकंड शादी थी, हो नहीं पा रही थी लेकिन हुई। अच्छा, आपको लग रहा है बाबा हाँ। के पास आने से हो रहा है? हुआ ना, जब तो सीहोर गए थे, पहले भी हम एक दिन पहले से किसी के लिए 24 घंटे से इंतजार कर रहे हो? हाँ, बहुत गुरुजी। सर मैं नागपुर से आई हूँ। नागपुर से? हाँ। इतनी दूर से सुनने के लिए? बिल्कुल। कब आ गए थे? मैं परसों के दिन आई थी सर। जबलपुर से आए हैं। कब आए थे? हम लोग कल आए हैं जबलपुर से। तो आप देख रहा हूँ मैं जो लोग हैं एक दो दिन से, तो इतनी क्या आना, इतना क्या है प्रदीप मिश्रा जी में? इतना कुछ है कि हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जबलपुर में कथा नहीं हुई है, इसका हमको बहुत ज्यादा दुख है। जबलपुर में कथा होने वाली थी तो वो कैंसिल हो गई राजनीतिक कारणों से, तो उसका भरपूर करने के लिए, सुनने के लिए हम यहाँ हम लोग भी सर उसी के कारण सिहोरा से, जबलपुर की कैंसर होने के कारण कथा हम लोग भी सिहोरा से आए हैं, खाली इसी वजह से कि जबलपुर की कैंसर होने के कारण हम लोग कहाँ से आए? गोरखपुर से। गोरखपुर से? यूपी। हाँ। सुनने, कथा सुनने के लिए? बिल्कुल। बाबा की कथा सुनने के लिए? बिल्कुल। क्या है ऐसा इनमें? किसने? प्रदीप मिश्रा जी में नहीं कुछ है। बाबा के प्रति आस्था उसने जो पैदा कर दिया इस हिंदुस्तान के लोगों में, जो जागृत, उन पर विश्वास रखिए, आपका सब विश्वास, सब कार्य पूरा होंगे। 24 से पहले मध्य प्रदेश में 23 में ही विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश में 7 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश के 93% हिंदुओं का वोट ही सत्ता दिलाएगा, लिहाजा बीजेपी तो हिंदुत्व के पिच पर खुलकर खेल रही है। शिवराज सरकार के बड़े बड़े मंत्री बाबाओं के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। बीजेपी के मंत्री ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी हिंदुत्व के जरिए ही बीजेपी के खिलाफ रणनीति बना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा ले रहे हैं। 8 जून को भोपाल में कमलनाथ श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। ये कथा मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कराई थी, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो वहीं इससे 2 दिन पहले यानी 6 जून को बजरंग सेना नाम के हिंदूवादी संगठन को कांग्रेस में शामिल करवाया गया था। ये प्रोग्राम कांग्रेस के दफ्तर में हुआ। कमलनाथ ने हाथ में गदा लेकर फोटो खिंचवाई, जय श्री राम का नारा लगाया। पूरे प्रदेश में कांग्रेस दफ्तरों में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। पूरे कांग्रेस दफ्तर को भगवा झंडों से सजाया था। मध्य प्रदेश में ये सब ऐसे ही अनायास नहीं हो रहा है कि बीजेपी के नेता भी, कांग्रेस के नेता भी बाबाओं के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं। बाबाओं का प्रोग्राम अपने अपने इलाके में करवा रहे हैं। ये पूरा वोट समीकरण है, उसे कुछ इस तरह से समझिए। गौर करने वाली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीट में से 150 से ज्यादा सीट पर बाबा बागेश्वर और पंडित प्रदीप मिश्रा का सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जलवा बुंदेलखंड के साथ बघेलखंड और महाकौशल में साफ साफ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ मालवा, निमाड़ और नर्मदापुरम में शिव महापुराण करने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। यही वो वोट बैंक है जिसको अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं। बाबा बागेश्वर धाम और शिव महापुराण करने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा दोनों को कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अपने यहाँ बुला रही हैं, कार्यक्रम करवा रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा दोनों कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के यहाँ एडवांस बुकिंग में भी हैं और कई नेता चुनावों तक वेटिंग लिस्ट में भी हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का मकसद साफ है, बाबाओं के जरिए हिंदू वोट को अपने पाले में लाना। 2023 के लास्ट में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी नेताओं के साथ साथ शिवराज भक्ति भी कर रहे हैं, महिला शक्ति को भी अपने पाले में करने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।
जबलपुर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साथ प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में सीधे 1,000 रुपए ट्रांसफर किए। ये पैसे गरीब और मिडिल क्लास की महिलाओं की जिंदगी को बेहतर करने के लिए लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को दिए गए। लाडली बहन योजना एक सामाजिक क्रांति है, बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है और उसी अभियान की कई योजनाओं की तरह एक महत्वपूर्ण कड़ी है लाडली बहना योजना। आपने 1,000 की घोषणा करी थी, तो कांग्रेस की घोषणा, आपने बहनों के लिए इतना कुछ किया। भांजे तो आप मामा तो भांजों के भी हैं, उनके लिए क्या? आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, जितने प्रतिभाशाली बेटे हैं, बेटियां भी, दोनों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है, जिसमें हम बच्चों की सारी फीस मेडिकल की और इंजीनियरिंग की भी नीट के माध्यम से, जेईई मेंस के माध्यम से जिनका सिलेक्शन होता है उनकी फीस भरवाने का भी काम करते हैं। और एक नई योजना लॉन्च हो रही है, सीखो और कमाओ योजना, जिसमें बच्चे काम सीखेंगे और उसके बदले उनको 8,000 रुपया महीने दिए जाएंगे। एक लड़ाई महाराष्ट्र में भी चल रही है। महाराष्ट्र के करीब 88% हिंदू वोट 24 में क्या करने वाले हैं, सारी लड़ाई इसी पर टिकी है। बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा हिंदुत्व है, जिसमें एकनाथ शिंदे उसके साथ है तो उद्धव गुट महाविकास आघाड़ी के साथ है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की 48 सीट महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में बीजेपी की लड़ाई थोड़ी फंसी है, उसके हिंदुत्व के वोट पर थोड़ी चोट पहुंच रही है। तो उसकी वजह क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन कैसे 24 में बीजेपी महाराष्ट्र में पिछड़ सकती है उस पर एक सर्वे किया गया है। सकाल ग्रुप ने महाराष्ट्र के लोगों का सर्वे किया है, जिसके मुताबिक बीजेपी को 33.8% वोट मिल सकते हैं, तो वहीं शिंदे गुट की शिवसेना को 5.5% वोट मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को 19.9% वोट मिल सकते हैं, एनसीपी को 15.3%, शिवसेना उद्धव गुट को 12.5% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य को 10.1% वोट मिलने की संभावना सर्वे रिपोर्ट में बताई गई है। मतलब महाविकास आघाड़ी के वोटों की संख्या 47.7% हो रही, जबकि एनडीए की 39.9% हो रही है। मतलब एनडीए को महाविकास आघाड़ी के मुकाबले 8.4% कम वोट मिल रहे हैं। जाहिर है कि सकाल ग्रुप के सर्वे के मुताबिक बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है। सकाल ग्रुप ने मोदी को लेकर भी सर्वे किया है, उसे भी बताएंगे। सबसे पहले एक नजर 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखते हैं, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बीजेपी और शिवसेना दोनों ने 2019 का चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। इस दौरान एनडीए का वोट शेयर रहा 51.34%। बीजेपी को 27.84% वोट मिले थे, शिवसेना को 23.5% वोट मिले थे। अब हाल में हुए सकाल ग्रुप के सर्वे की बात कर लें तो बीजेपी को 33.8% वोट 24 में मिल सकते हैं, तो वहीं शिंदे गुट की शिवसेना को 5.5% वोट मिलने की संभावना है। शिवसेना उद्धव गुट को 12.5% वोट मिल सकते हैं। मतलब बीजेपी का वोट बढ़ रहा है, लेकिन शिवसेना का वोट घट रहा है, जिसकी बड़ी वजह शिंदे और उद्धव गुट का अलग होना भी बताया जा रहा है। किसी ने टीपू सुल्तान की फोटो लेकर निकला तो आप रोड पर निकल कर आ गए। मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम से और बीजेपी आरएसएस से पूछना चाहता हूं, जब आपने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उसके फर्स्ट शेड्यूल में आपने 44 ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि बैन है, तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट एक, ये नाम भी नहीं रख सकते आप, बोल दो। टीपू की फोटो लेकर गए तो उनका एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, गार्डियन मिनिस्टर दीपक केसरकर उनका नाम है, उन्होंने बोले कि हम 21 लोगों को पकड़ लिए। फोटो रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का। आपके पास प्रोहिबिटेड लिस्ट है तो नामों की लिस्ट भी बना दो आप, और बोल दो कि असदुद्दीन ओवैसी नाम नहीं रखना, वरना उसकी जबान से भड़काऊ भाषण निकलता है।
बोल दो इनाम नहीं रख सकते आप, और अब ये बोल दो कि वो प्रोहिबिटेड नामों की लिस्ट में हम गोडसे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा प्यारा है। शिंदे और उद्धव दोनों हिंदुत्व की पिच पर खेल रहे हैं, दोनों के वोटर्स एक हैं, लिहाजा कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। नतीजा सामने है जिस पर नजर डाल लेते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना को 17% वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में शिवसेना का वोट बढ़कर 20.8% हो गया। 2019 में शिवसेना का वोट 23.5% हो गया। तो वहीं सकाल ग्रुप के सर्वे की माने तो 2023 में शिवसेना का कंबाइंड वोट 23 से घटकर 18% पर आ गया है, जिसमें 12.5% वोट शिवसेना उद्धव गुट है, जबकि 5.5% वोट शिवसेना उद्धव गुट का है। मैं आज यहां से उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी हिम्मत है तो अपनी नीति स्पष्ट करो। ट्रिपल तलाक हटाया, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक हटाया, इससे आप सहमत है या नहीं है? उद्धव जी आप नीति स्पष्ट करो। राम मंदिर बन रहा है, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं पूछना चाहता हूं नांदेड़ वालों को, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, भाजपा की कई सरकारें कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रही है। आप अपनी नीति स्पष्ट करो कि आप कॉमन सिविल कोड चाहते हो या नहीं चाहते हो? मैं नांदेड़ वाले को पूछना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जोर से बोले, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को बताए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में शिवसेना का सबसे बुरा प्रदर्शन 2009 में हुआ था। बताया जाता है कि इसके पीछे राज ठाकरे की मनसे भी थी, जो मराठी मानुष और हिंदुत्व के नारे को लेकर आगे बढ़ी थी और शिवसेना को ही नुकसान पहुंचाया था। वही स्थिति आज फिर से शिवसेना के सामने है, शिंदे और उद्धव गुट के रूप में। सकाल ग्रुप ने एक सर्वे पीएम मोदी की लोकप्रियता पर भी किया है। सकाल ग्रुप ने महाराष्ट्र में जो सर्वे किया उसके मुताबिक 42.1% लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो वहीं 41.5% लोग नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने, जबकि 16.4% लोगों ने कहा कि वो कुछ नहीं कह सकते कि मोदी पीएम बने या न बने। सकाल ग्रुप के पिछले सर्वे से संकेत मिलता है कि एक तरफ गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य हैं जहां भारी संख्या में लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने, तो वहीं तमिलनाडु, पंजाब और केरल जैसे राज्यों में ज्यादातर वोटर की भावनाएं पीएम के लिए मोदी के खिलाफ है, जबकि महाराष्ट्र में कड़ी टक्कर है। सर्वे में मुकाबला कांटे का है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।